नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का यह पहला वीडियो है और इसमें वे सभी प्रश्न हैं जो 2019 की परीक्षा में किसी एक मीटिंग में पूछे गए थे। यानी 2019 में होने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा के रीजनिंग के सभी 25 प्रश्न आज के इस वीडियो में है और ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको इससे पता चल पाएगा कि आपकी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को आप अपनी तैयारी के लिए दिशा निर्देशन कर सकते हैं। यानी आप इन प्रश्नों को आधार बना के अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है, इसमें बताना है कि रिक्त स्थान पे क्या आएगा। रिक्त अर्थात स्थान जो है वो पूर्ण हो जाए। तो रिक्त स्थान जब पूर्ण करना है तो यानी यहां पे कौन सी आकृति आएगी यही बताना है। तो आपको देखिए, इसमें सीधे सीधे देखिए, इसका जो नोक है भीतर की तरफ है, इसका नोक बाहर की तरफ है, इसका नोक भीतर की तरफ है। यानी भीतर बाहर भीतर। अब नंबर है बाहर की तरफ नोक का, तो बाहर की तरफ नोक इस साइड में किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। यानी कि हमारा आंसर हो जाता है सी। इसका नोक भीतर की तरफ है और दाएं होना चाहिए था। देखिए, भीतर बाहरी साइड में, भीतर एकदम बाहरी साइड में। तो अब ये बाहरी साइड में यानी कि इसका ये होगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है सी। आप चाहे तो वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो और वीडियो का आप लाभ पूरा ले पाएंगे। इसको मॉक टेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को रोक के इस तरह का लाभ ले सकते हैं। तो यहां पर 11 है, यहां पर 169 है। तो उस छात्र को आराम से प्रश्न दिख जाएगा जिसको वर्गमूल, वर्ग या घन याद होगा। तो यहां पर 169 है जो कि 13 का वर्ग है। तो यानी कि ये 11 है तो इसमें क्या किया जा रहा है, 11 है तो 12 नहीं बल्कि 13, यानी एक छोड़ के, या कह सकते 11 में 2 जोड़ने पर जितना आएगा, यानी कि पिछली संख्या में 2 जोड़ने पर जितना आएगा उसी का वर्ग है। यानी 11 में 2 जोड़ेंगे तो 12 और 13 का वर्ग है। तो 18 है तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, यानी 20 का वर्ग क्या होगा, तो 400। हमारा आंसर हो जाता है बी। बहुत ही मध्यम स्तर के और आसान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में। आप चाहे तो आराम से 25 में से कम हंसते हंसते 23 प्रश्न तो सही कर ही ले जाएंगे। कम से कम इतना तो कर ही ले जाएंगे। अगर कोशिश और करेंगे तो हो सकता है कि 25/25 आ जाए, लेकिन मैं मान लेता हूं मानवीय त्रुटि के चलते परीक्षा में हड़बड़ी होती है तो 2 प्रश्न गलत हो जाएगा, लेकिन 23 प्रश्न आराम से आप सही कर सकते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है बैल समंदे गाय, तो ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं परीक्षा में। बैल समंदे गाय यानी कि बैल पुल्लिंग होता है तो गाय उसका स्त्रीलिंग लिखा है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला संबंध है। तो यहां पर शेर पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आसान सा है, आप हिंदी में पढ़े होंगे, शेर का शेरनी। हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। इसमें कहा जा रहा है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। तो इस बात को दिमाग में बैठाइए कि जापान में जितने भी वैज्ञानिक काम करते हैं वो सब के सब क्या है, प्रतिभाशाली है। क्योंकि कथन में जो भी कुछ कहा गया है उसे सही मानकर चलना होता है। दूसरा, कथन कह रहा है कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इसका मतलब जापान में, पहली बात तो जापान में जितने भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं सब के सब प्रतिभाशाली हैं। वो चाहे चीन के हो, भारत के हो, अमेरिका के हो, कहीं के भी हो, यानी जो भी वैज्ञानिक काम करते हैं वो उत्कृष्ट दर्जे के होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। अब दूसरे में कह रहा है कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, यानी कि जो कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो भी प्रतिभाशाली होंगे, ये कहना चाह रहा है। तो निष्कर्ष देखिए, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। ये तो कथन का ठीक उल्टा है, एकदम सरासर गलत हो गया। दूसरा, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि सभी काम करने वाले वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, और यहां पे कह रहा है कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ प्रतिभाशाली चीनी जो है वैज्ञानिक जापान में कर रहे हैं काम। दूसरा वाला निष्कर्ष सही है, पहला वाला निष्कर्ष गलत है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है डी, जिसमें लिखा केवल निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है। अच्छा, इसमें और भी निष्कर्ष थे, हमने ध्यान नहीं दिया। यहां पे चौथा निष्कर्ष भी सही है। देखिए, फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहां पे तीसरा निष्कर्ष हमने पढ़ा ही नहीं, मैंने सोचा केवल 2 ही निष्कर्ष होंगे,
तो तीसरा निष्कर्ष है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी। तो ऐसा नहीं कि सभी प्रतिभाशाली जो है वो वैज्ञानिक जापानी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में जितने भी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है केवल जापान में है, ऐसा ये नहीं कर रहा है। ये कर रहा है कि जापान में जितने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो प्रतिभाशाली, ये नहीं कि दुनिया में जितने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक केवल वो जापान में ही, ये नहीं कर रहा है। चौथा में कह रहा है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। तो सही बात है, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली तो जरूर होंगे जो वो जापान में काम कर रहे हैं। तो ये चौथा वाला भी सही, यानी कि दूसरा और चौथा सही होता है, जो कि हमारा निष्कर्ष, जो कि आंसर विकल्प डी में है। अब यहां पर बताना है कि इसको बिंदु वाले स्थान से ऐसे मोड़ दिया जाए तो कैसी आकृति बनेगी। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मैं बता दूं कि यहाँ पे एक तीर का निशान ऐसे तीर बना हुआ है और एक तीर यहां पर ऐसे बना हुआ है। आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा, मैं बना दे रहा हूं, ऐसे तीर बना हुआ है। तो जब इसको ये फोल्ड करेंगे बिंदु बिंदु पे ऐसे, यानी ऐसे, तो ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसमें से कैसा दिखेगा। और इसमें देखिए तीर यहां बना हुआ है, समय में बना दूं, यहां बना हुआ है क्योंकि चित्र में स्पष्ट नहीं दिख रहा है। यहां पे बना हुआ है, इसमें यहां पे बना हुआ है, इसमें यहां पे, इसमें यहां पे, इसमें यहां पे और इसमें यहां पे। तो कल्पना करिए जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आधा भाग मुड़ेगा तो ये वाला तीर तो यहीं का यहीं रहेगा। इतना कंफर्म है कि यहां ये एक तीर का मुंह ऐसे रहेगा ही जरूर। तो इसमें भी है, इसमें नहीं है यहां पे, तो ये तो ऐसे ही कट गया। इसमें भी है, इसमें भी है, बस एक विकल्प कटा है। अब ये वाला जो मुड़ेगा ऐसे फोल्ड होने पर, ये वाला जो तीर है ऐसे फोल्ड होने पर कहां आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ऐसे। यानी एक तीर यहां पे रहेगा ऐसे और एक तीर यहां पे ऊपर की तरफ। तो ये तो कट गया, एक यहां पर है और एक यहां पे। तो यही हमारा सही आंसर है। सी में क्या दिक्कत है कि तीर ये वाला जो है यहां पे रहना चाहिए, ये यहीं पर है तो ये कट गया। डी क्यों कट गया, ये यहां तो ठीक है लेकिन ये वाला ऐसे नहीं रहेगा बल्कि ये इधर ऐसे रहना चाहिए। तो डी भी कट गया, हमारा आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न में आपको बताना है असंगत। कौन सा असंगत है, कौन सा असमान है, अलग कौन सा है, विजातीय कौन सा है, अलग आपको छांटना है इसमें से। तो ज्यादातर में ऐसा होता है कि वो अंतर के आधार पे होता है, अंतर के आधार पे आपको अलग छांटना है। तो इसमें बताइए कि अंतर के आधार पे कौन सा अलग है। तो आराम से आप पता कर पा रहे हो कि यहां पर ABCD अगर उल्टा देख ले ABCD, या कह सकते हैं कि इधर से आप सीधा ही देखने चाहते हैं तो कह सकते हैं -1 -1 -1 है। तो लेकिन इतना सब कुछ कहने की जरूरत नहीं कि -1 है कि 2 है, आराम से पता चल जा रहा है कि उल्टा पढ़ने पर WXYZ IJKL यानी क्रमशः है, लेकिन P के बाद यहाँ पे Q नहीं है, R S क्रमशः नहीं है, यानी यही हमारा अलग है, इसलिए यही हमारा D आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अलग है उसी को हमें टिक करना है। अब आपको ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। चिल्ड्रेन को लिखा जाता है इस रूप में, तो मूवमेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो याद रखिएगा आपको कैसे पकड़ना है। कभी कभी तो ज्यादातर अंतर के आधार पे होता है, +2 +3 4 जो भी माइनस करता है, लेकिन यहां पर जब देखिए कि सारे के सारे अक्षर लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसी में दिख रहे हैं, जैसे CHI तो CHI इसी में दिख रहा है, DR सब अक्षर इसमें लगे कि इसी में दिख रहे हैं, बस इधर के उधर हो गए हैं। तो यानी कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग किया गया है अक्षरों के स्थानांतरण ट्रांसफर के आधार पर किया गया है, यानी अक्षरों की अदला बदली कर दी गई, स्थान अदल बदल गए हैं। दूसरे स्थान पे जो था वो चौथा, तीसरा वाला दूसरा, यानी कि स्थान अदल बदल कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो शब्द दिया गया है इसके सारे अक्षर कहीं ना कहीं इसमें जब दिखाई दें तो हम कह सकते हैं कि शब्द अक्षर स्थानांतरण के आधार पे इसमें आंसर है। तो बस अब हमें यही पकड़ना पड़ेगा कि इस स्थानांतरण का नियम क्या है, किस नियम के आधार पे ये इधर उधर हुए हैं। तो कभी कभी 2 अक्षरों की अदला बदली, कभी कभी 3, कभी 4, कभी आधा आधा, या कभी कभी पूरा ही अक्षर शब्द पलट दिया जाता है। ये तब आपको पता चलेगा कैसे होता है, जब आप ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे ऐसे प्रश्नों का, तो कुछ फंडा आपके दिमाग में रह जाएगा कि किस तरीके से बदलने की संभावना ज्यादातर होती है। उन्हीं संभावना के आधार पर हम इनमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसे तो नहीं है। या एक तरीका यह भी है कि आप डायरेक्ट ये ढूंढिए कि LIHC जो है ये कैसे आ गया और कहां से आया। LI पहले से ही पहला ही अक्षर L कहां से आया, तो L यहां पर दिख रहा है। दूसरा अक्षर I है तो I कहां से, यहां पे आया है। तीसरा अक्षर H कहां, तो यहां पर है। अगला अक्षर C कहां से है, तो यहां पे। ऐसे ही ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा LICS जो है। अब समझ में आ गया कि हमें LICHC जो है वो इधर से आ गया, LIHC। अब उसके बाद यानी कि आधा अक्षर,
अब उसके बाद NERD जो है लास्ट से इधर, तो NERD, तो NERD यानी पढ़ना है इधर से, लिखना है इधर से। देखिए हम पढ़ रहे हैं इधर से LIHC, लेकिन लिख रहे हैं इधर से LIHC। उसी तरह से पढ़ रहे हैं हम लोग इधर से NERD, लेकिन लिख रहे हैं इधर से NERD, आधा आधा। तो फिर से आधा कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहां पे आधा आधा। तो हम पढ़ेंगे इधर से इधर, पढ़ेंगे इधर से इधर, पहले इसको फिर दूसरे नंबर पर इसको, लेकिन लिखेंगे हम लोग इधर से इधर। तो हम ये पढ़ रहे EVOM, लेकिन लिखेंगे हम लोग इधर से इधर EVOM, तो EVOM लिख रहे हैं हम लोग इधर से। फिर पढ़े हम लोग इधर से इधर, लेकिन लिखेंगे हम लोग इधर से इधर TNEM, तो TNEM। अब ये हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। तो इसको हम विकल्प में ढूंढेंगे EVOM, EVOM इसमें है, और आगे TNEM यानी हमारा पहला ही विकल्प है। अगर नहीं होता तो हम दूसरा, तीसरा, चौथा हम विकल्प ढूंढते हैं। हमारा आंसर हो गया ये। इसमें आंसर इधर उधर हो गया है, लेकिन आंसर आपका यही है। अब इसमें श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करना है। तो आराम से प्रश्न का उत्तर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, आराम से देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। इस प्रश्न थोड़ा सा दम है, यानी ये प्रश्न हो सकता है किसी किसी का गलत हो जाए, लेकिन दिमाग लगाएंगे, अगर सही दिमाग आपको परीक्षा में लग गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा आराम से। तो देखिए इसका तरीका ये है कि ये वृत्त है, बस यही ढूंढना होता है कि पिछली आकृति और अगली आकृति में क्या अंतर आ गया है, अगली आकृति में पिछली आकृति की अपेक्षा क्या अंतर आया है, यही हमें ढूंढना होता है। तो इसमें वृत्त है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, वृत्त के भीतर त्रिभुज आ गया, यानी एक नई आकृति आ गई। अब क्या हुआ, तो भीतर वाली आकृति जो है यहां पे बन गई, त्रिभुज बन गया। अब अगली आकृति में क्या होगा, तो त्रिभुज के भीतर एक वर्ग आ गया, यानी कह सकते हैं जो ये आकृति है, इस आकृति के भीतर त्रिभुज आ गया। फिर त्रिभुज है तो त्रिभुज के भीतर एक नई आकृति आयत आ गया। अब भीतर वाली आकृति को फिर बाहर लिख दिया है, तो अब इस आकृति के भीतर कोई नई आकृति आ जाएगी। नई आकृति का मतलब ये होता है कि इसमें पीछे जो न आई हो, क्योंकि शुरू से ऐसा ही हो रहा है। देखिए इसमें वृत्त है तो वृत्त के भीतर त्रिभुज आया, अब त्रिभुज के भीतर एक आयत आया है जो कि पहले नहीं है। अब आयत के भीतर भी एक ऐसी आकृति आएगी जो पीछे नहीं आई हो, तो आयत के भीतर त्रिभुज, तो त्रिभुज रिपीट है, इसलिए आंसर नहीं होगा। अब इसमें लिखा है आयत के भीतर आयत, तो आयत के भीतर आयत तो रिपीट ही है। आयत के भीतर वृत्त, तो वृत्त नई आकृति नहीं, ये भी है, यानी आयत के भीतर ये पंचभुज है, क्योंकि ये नई आकृति है, पीछे नहीं आया है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए पिछले प्रश्न का जो हमने देखा था उसका आंसर यहां पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है। अब ये श्रृंखला परीक्षण का ये प्रश्न है, संख्या श्रृंखला का। आपको बताना है कि अगली संख्या क्या होगी, यहां पे कौन सा अंक आएगा जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आराम से देखिए, बिना घबराए, सामान्य मध्यम श्रेणी का ही सारा प्रश्न है, आराम से उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने में अधिक से अधिक आधा मिनट, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड लग सकता है। बस प्रश्न को पकड़ में आने की देरी है, एक बार पकड़ में आ गया तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। बस यही ढूंढना होता है श्रृंखला परीक्षण में कि ये जो 3 अगला है ये पिछले में क्या करे कि अगला आए। ये 3 पिछले अंक में क्या करा जाए ऐसा कि 3 आ जाए। ये फिर 5 कैसे आया, तो पिछले वाले 3 में क्या ऐसा किया जाए कि 5 है। फिर 11 आया तो पिछले वाले अंक में ऐसा क्या किया जाए कि 11 आ जाए। तो ज्यादातर में यही प्रक्रिया होती है, और ये कभी कभी एक छोड़ के भी होती है और भी कई तरीकों से होती है। तो यहां पर देखा जाए, अगर हम लोग सामान्यतः कहें एक में अंतर निकालते हैं ज्यादातर में, तो यहां पर कितना होगा, 2 का अंतर है। यहां पे 3 2 5, यानी यहां भी 2 ही का अंतर है, तो यहां पे 7 होना चाहिए, लेकिन अब ये ज्यादा हो गया है, यहां पे 6 का अंतर आ गया, यानी कि अंतर के आधार पे हमें सही से नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग गुणा के आधार पे देखें, तो 1 में गुणे 2 करें तो 1 2 यम 2, और इसमें 1 जोड़ दें तो 3 हो जाएगा। अब 3 दूना के फिर गुणे 2 करें, 3 दूना के 6, अब इस बार माइनस से कर दें तो हो जाएगा 5। फिर 5 में फिर गुणे 2 करें, 5 दूना के 10, इस बार माइनस, 3 दूना के 6 माइनस 1 है, फिर 5 दूना के 10 और इस बार प्लस 1 करने से आ रहा है। फिर 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, लेकिन माइनस 1, यानी ये करना है कि गुणे 2 तो हर बार करना है, गुणे 2 कॉमन है, लेकिन एक बार शुरुआत कहां से हो रहा है, +1
फिर उसके बाद गुणे 2 -1, फिर गुणे 2 +1, फिर गुणे 2 -1, यानी गुणे 2 कॉमन है और उसके बाद एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है। तो पूरा नहीं चेक करना है आपको, बस यहां पर आप समझ गए कि प्रक्रिया क्या है। तो 1 दूना के 2 और 2 में 1 जोड़ने से 3 हुआ है, यहां पर जोड़ने से 3 हुआ है, यानी कि प्लस यहां पर +1, तो फिर -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, यानी हमारा आंसर जो है -1 से आएगा, यही हमें पता करना है। तो ये सब लगाना छोड़ दीजिए, नहीं तो समय लग जाएगा। आप डायरेक्ट यहां पर आ गए और हमें पता चल गया कि -1 से आंसर आएगा। तो 171 में 2 का गुणा करिए और -1 कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 171 में 2 का गुणा करेंगे तो 342 आएगा, और 342 में से 1 घटा देंगे 341 हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको +1 करना है या -1 करना है। इसमें गड़बड़ी करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अगला प्रश्न फिर श्रृंखला परीक्षण का है, लेकिन इसमें अक्षर श्रृंखला है। उसमें था संख्या श्रृंखला, इसमें है अक्षर श्रृंखला। तो इसे ध्यान से देखिए, और ज्यादातर ऐसे प्रश्नों में आपको अंतर ही निकालना होता है। तो ओ और आर में कितना अंतर है, तो जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़ के जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को लेकर, तो ओ के बाद ओ को छोड़ के पी क्यू आर, यानी यहां पर +3 है। फिर आर से यू देखते हैं, तो आर के बाद एस टी यू, यहां भी +3 है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, आर है 18 पर, ओ है 15 पे, तो 18 में से 15 निकालेंगे 3, फिर यू है 21 पे और आर है 18 में से, तो 21 में से 18 निकाले फिर 3। या ऐसे भी उंगली पे भी चेक कर सकते हो, तो वी डब्ल्यू एक्स 3 है, एक्स है तो वाई जेड। याद रखिएगा जेड के बाद अक्षर खत्म नहीं होते हैं, जेड के बाद फिर ए से शुरू हो जाता है। जैसे यहां पर एक्स में 3 जोड़ने पर तो एक्स के बाद वाई जेड खत्म नहीं हुआ, फिर ए पे आ गया, तो ए में 3 जोड़ेंगे तो बी सी डी को मुझे मानिए। ये प्रश्न आप अधिक से अधिक 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। मुझे बताने में समय लग रहा है, आपको लगाने में समय नहीं लगेगा, मुझे पता है। फिर इसमें आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा नए पैटर्न पे प्रश्न पूछ लिया। इसमें पूछ रहा है कि ये जो कोष्टक में लिखा है इसी में गलती हो सकता है या सही हो सकता है। इसी को ही बताना है कि इसमें से दोनों में से कोष्टक में से विकल्प से पता चल रहा है कि दोनों कोष्टक में से कौन सा कोष्टक गलत है। दोनों गलत है कि पहला गलत है दूसरा गलत है, दोनों सही है, क्या सही है गलत है, यही आपको बताना है। तो ऐसा तभी पता चलेगा जब आप श्रृंखला का पता लगाएंगे। तो श्रृंखला ये तो सही भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है गलत भी, ये सही भी हो सकता है गलत भी। तो 4 में कितना क्या करें कि 6 हो जाए, तो +2 करने से 6 होगा। 6 में क्या करने पर 10 होगा, तो +4 करने पर 10 होगा। अब उसके बाद 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो ये तो गलत भी हो सकता है सही भी। तो 2 के बाद 4 आया, ये तो कंफर्म, ये श्रृंखला का काम है, ये श्रृंखला यहां तक तो सही है कंफर्म, इसके बाद ही श्रृंखला गलत सही हो सकता है। तो 2 के बाद जब 4 आए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 2 के अगर दुगुना 4 है तो 4 का दुगुना हो सकता है कि 8 हो, फिर 8 का दुगुना हो सकता है 16, ऐसी श्रृंखला हो। या हो सकता है 2 प्लस है या गुणे 2 हुआ हो, 2 में का दुगुना अगर इसमें 4 हुआ है, अगर 2 गुना 4 नहीं हुआ बस +2 हो रहा है, तो इसका मतलब 2 का में 2 जोड़ने से 4 हुआ है, तो यानी कि 4 के बाद 6 वाली श्रृंखला, 6 के बाद 8, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ऐसी भी श्रृंखला हो सकती है। या एक प्रक्रिया ये भी है कि +2 हुआ है उसके बाद +4 हुआ है, तो इस बार हो सकता है कि फिर +2 हो, फिर +4 हो, फिर +2, ऐसा भी हो सकता है। यानी कई प्रकार की श्रृंखलाएं संभव है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा, यहां पे चेक करने के लिए एक अंक दिया है। तो 4 में 2 जोड़ने पर 6, 6 में 4 जोड़ने पर 10। तो अगर 2 का दुगुना 4, 4 को दुगुना 8 होगा, तो 10 में 8 जोड़ने पर 18। तो 18 में अब यहां पे अगर 8 जोड़ दें तो यहां पे मानते हैं कि अगर ये गलत होगा, तो 18 में अब 8 का दुगुना 16 जोड़ेंगे तो कभी भी 16 नहीं होगा, जबकि 16 अपनी जगह पे सही है। तो 16 चेक करने के लिए इससे हमें पता चल जाता है कि यहां पे 18 कभी नहीं होगा। और हम ये मान लें कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 अगर बढ़े तो 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16 यहां अगर होगा, तो अब 6 में 8 जोड़ने पर अगर ये वाली श्रृंखला रहती 2 4 6 8, तो 16 और 8 जोड़ने पर कभी 16 नहीं होगा, यानी कि हमें पता चल गया ये भी नहीं होगा। तो अब हमें वही वाली अंतिम वाली श्रृंखला अपनानी पड़ेगी। तो यहां पर अंतर है, मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूं, मुझे पता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन ताकि क्या क्या संभावना है मैं सारा कुछ दिखा रहा हूं। कभी हो सकता है कि पैटर्न बदल के आ जाए। तो 4 और 2 6 और 6 और 4 10, तो फिर हो सकता है कि
+2 +4 और फिर +2 का नंबर आ गया, तो यानी कि 12 अपने जगह पे सही है। अब फिर +4 है, तो ये चेक करने के लिए, क्योंकि ये केवल कोष्टक वाले में ही गलती हो सकती है, 16 यानी अपने जगह पे सही है, तो +2 +4 +2 +4 करने से 12 4 16 हो भी जा रहा है, यानी कि यहां हमें सही श्रृंखला मिल चुकी है। अब +2 का नंबर है, तो 16 और 2 18 होगा, यानी ये अपनी जगह पे गलत है। और 18 के बाद फिर 4 जोड़ेंगे तो 18 4 22, यानी कि ये भी चेक करने के लिए पता चल गया हमने सही पता किया है। यानी पहला गलत है, पहला सही है अपनी जगह पे, और दूसरा 14 की जगह पे 18 होना चाहिए। तो विकल्प के हिसाब से देख लीजिए, यानी पहला सही और दूसरा अपने स्थान पे गलत है। देखिए पहला कोष्टक संख्या बाएं से सही और दूसरा गलत है। तो कुछ नए पैटर्न पे ये प्रश्न पूछ दिया था। इसमें हमने एसएससी जीडी के 2019 की परीक्षा के सभी 2500 प्रश्नों को लिया है, तो इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है ये। देखिए प्रश्न को थोड़ा हम लोग और बड़ा कर लेते हैं, विकल्प हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। देखिए एक मंजिल पर 6 कार्यालय हैं, क्रमशः ABCD E और F को आवंटित किया जाता है। ये कार्यालय 2 कतारों में है, 2 कतारों में है। एक कतार का रुख जो है उत्तर की ओर है, एक कतार जो है इसका रुख जो है उत्तर की तरफ है, यानी कि उत्तर की तरफ देख रहा है, और दूसरी कतार का रुख दक्षिण की तरफ है, यानी दूसरा वाला जो कतार है वो दक्षिण की तरफ इसके लोग देख रहे हैं। बी को अब एक कतार का रुख और कर रहा कि 2 में, यानी कि 3 लोग होंगे एक तरफ, क्योंकि 6 लोग हैं और 2 ही कतार है, यानी एक तरफ 3 एक तरफ 3। अब कह रहा है कि बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, उत्तर की तरफ जिसका मुंह है उसकी तरफ किसको मिला कार्यालय? बी को। यानी कहीं पे हमें पता नहीं कहां रहेगा, तो हम कहीं पे लिख ले रहे हैं बी, यहां पे बगल में उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, जो कि डी के बगल में नहीं है, जो कि डी के बगल में नहीं है, यानी कि बगल में नहीं लेकिन थोड़ा सा दूर हो सकता है, यानी कि बी ही के आसपास है, लेकिन बस ये कि थोड़ा सा बीच में गैप है, उसके कोई और भी बैठा है। डी और एफ को तिरछे रूप में आमने सामने के कार्य मिले हैं, यानी कि डी और एफ तिरछे रूप में आमने सामने है, यानी कि अगर डी नीचे है तो यानी कि एफ कहां होगा? तो एफ कहीं ना कहीं ऊपर होगा। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, सी का कार्यालय एफ के बगल में, यानी कि सी के बगल में कहीं होगा, चाहे इधर होगा, जहां भी होगा कहीं इसके अगल बगल में होगा। उसके बाद सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला, यहां से भी कंफर्म हो गया कि सी जो है उसका मुख जो है वो दक्षिण मुखी है। ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, यानी कि ई भी यहीं पे होगा, यानी कि यहीं पे कहीं ई भी होगा। और हमें ये नहीं बताना है किसके बगल में कौन है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि दक्षिण मुखी कार्यालय किसको मिला है, तो हमें ये नहीं देखना बी इधर होगा उधर होगा, बस हमें ये पता करना था कि दक्षिण मुखी तरफ कौन बैठा है। तो दक्षिण मुखी कार्यालय किसको मिले हैं? तो देखिए एफ, सी और एक और अक्षर कौन सा बचा है, क्योंकि ये तीनों जगह यहाँ पे बुक हो गया, बी भी हो गया, उत्तरमुखी में ई भी हो गया और डी भी हो गया, चाहे ये इधर उधर हो, एक अक्षर बच गया, ये है ए, यानी कि एफ सी और ए, एफ सी और ए, यानी कि हमारा आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न देखिए, अब इसमें बताना है कि कौन सा चित्र इसमें समाहित है, और यह भी कह रहा है कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमा फिरा के किसी में रहता अनुमति कि किसी तरह से मिला दीजिए, लेकिन इसमें ऐसा अनुमति नहीं है, यानी जैसे है वैसे के वैसे ही मिलाना है। तो यहां पर एक त्रिभुज जैसा बन रहा है, यहीं से जहां से एक त्रिभुज गिर रहा है, डाउन हो रहा है, वहीं से एक त्रिभुज खड़ा होकर ऐसे बन जा रहा है, लेकिन ऐसा इसमें तो है ही नहीं। अगर बी में देखा जाए तो यहां से बन रहा है जरूर एक त्रिभुज, लेकिन यहां पर इतना दूरी हो जा रहा है दूसरा त्रिभुज बनने में, यानी ये जो गैप है दूसरा त्रिभुज उठने में, जबकि यहां पर कोई गैप नहीं है, तुरंत वहीं से उठ जा रहा है। तो ये अंतर है इसमें, यहां के चलते ये आंसर नहीं होगा। और इसमें तो यहां से एक बन रहा है ये त्रिभुज, और वहीं से एक त्रिभुज उठ जा रहा है, ये बन जा रहा है ये चीज, तो यानी ये हुबहू सी बन जा रहा है। डी में तो कुछ बात ही नहीं है ऐसा, यानी हमारा आंसर है सी। देखिए आंसर है सी। अगला प्रश्न बताना है कि असंगत कौन है, कौन सा अलग है इसमें। तो देखिए इटली जो है रोम की राजधानी है, ग्रीस जो है ग्रीस की राजधानी एथेंस है, और मिस्र की राजधानी
काहिरा है, जिसको यहाँ पे कैरो लिखा है लेकिन काहिरा है। लेकिन इराक कुल मिला के इराक और दिनार, ये जो है ये दिनार जो राजधानी नहीं बल्कि ये वहां की मुद्रा का नाम है, इसलिए ये हमारा अलग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहां पे लिखा हुआ है डी बराबर 4 और जी बराबर 7, तो GARDN बराबर क्या होगा? तो डी का मतलब आप देखते ही समझ जाएंगे, डी आता है वर्णमाला क्रम में चौथे स्थान पे, तो इसके बदले में 4 लिख दिया गया है, और जी आता है 7 नंबर पे, तो यहाँ पे 7 लिख दिया गया। यानी कि अब टोटल, इसको टोटल करेंगे क्योंकि संख्याएं बड़ी हैं, यानी कि टोटल करके ज्यादा संभावना है कि लिखा गया होगा। तो आप टोटल कर लीजिए इसको, तो आपको लिख लिख के टोटल करने की जरूरत नहीं, इसी पे टोटल करते जाइए। जी मतलब 7, 7 और 1 8, 8 और 18 26, और 26 और 4 30, 30 5 35, और 35 और 14, तो 35 10 45 और 4 49, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न कथन और न्याय वाक्य का है। कुछ गुड़िया फूल है, चित्र बना लीजिए। कुछ गुड़िया फूल है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी गुड़िया जो है वो पेड़ नहीं है। किसको किससे दूर रहना है? जो मैंने कटपिस किया है, यानी गुड़िया को पेड़ से दूर रहना है, यानी कि ये फूल इसका भाग हो भी सकता है। तो दो प्रकार का चित्र बनता है, एक चित्र में आप पेड़ और फूल को दूर दिखाएंगे, और एक चित्र में पेड़ को फूल का अंग हो भी सकता है, कंफर्म नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो निष्कर्ष से कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो कहा ही है कथन में कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, यानी कि कोई भी गुड़िया पेड़ भी नहीं है, यानी कि कथन में ही कहा गया, यानी कि ये बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ फूल पेड़ है, तो कुछ फूल पेड़ है, तो पहले वाले चित्र में देखेंगे तो कह रहा है कुछ फूल पेड़ है, जबकि पहला चित्र कह रहा है कि कोई फूल पेड़ नहीं है, तो पहले चित्र में गलत है। लेकिन अगर ये संभावना वाला चित्र देखेंगे तो कुछ पेड़ फूल हो भी सकते हैं, तो सही भी है, लेकिन गलत सही बराबर गलत होता है। तो हमारा निष्कर्ष हो जाता है केवल पहला सही, यानी कि आंसर इसका हम लोग देखेंगे, हमारा आंसर हो जाता है डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कह रहा है कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया, रॉबर्ट मोनी से पहले था, तो याद रखिएगा पहले का मतलब हम लोग ऊपर बनाएंगे और बाद का मतलब हम लोग नीचे बनाएंगे, यानी जो पहले है वो ऊपर है और जो बाद है, यानी कि हम लिख भी दे रहे हैं समझने के लिए, पहले का मतलब ऊपर और बाद का मतलब होता है नीचे। तो रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले है, कहीं भी लिख दीजिए, रॉबर्ट जो है वो मोनिस से पहले, कुल मिला के ये क्या है, रॉबर्ट पहले है यानी कि ऊपर है। रॉबर्ट किससे ऊपर है? तो मोनिस से। मोनिस लिखना चाहिए ना, मोनिस लिख रहे हैं। लेकिन का मतलब मैंने बताया था, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, इसका मतलब होता है पहला वाला ही नाम। केवल जो का मतलब दूसरा नाम होता है। तो पहला नाम कौन है इसमें? रॉबर्ट। तो यहां लेकिन वो काट के आप रॉबर्ट लिख लीजिए, या यहीं पे बिना काटे लिखे ही पढ़ लीजिए, यानी कि रॉबर्ट गुंजन के बाद में है। रॉबर्ट जो है गुंजन के बाद में है। रॉबर्ट किससे बाद में है? देखिए गुंजन से बाद में है, यानी कि नीचे है। अनिल जो है सुनील से पहले, तो अनिल सुनील में से कोई यहां पर नहीं है। तो आगे लाइन देखते हैं हम लोग। लेकिन का मतलब यही पहला वाला नाम, लेकिन का मतलब अनिल। लेकिन का मतलब अनिल। अनिल मोनिस से बाद में है। अनिल जो है मोनिस से बाद में है। अनिल जो है देखिए मोनिस से बाद में हो गया, नीचे हो गया। लेकिन ऊपर वाली लाइन अनिल सुनील से पहले है, यानी यही अनिल जो है पहले है, यानी कि ऊपर है। किससे ऊपर है अनिल? तो सुनील से, यानी कि सुनील इसके नीचे है। अगर ये कहे कि राम लक्ष्मण से बड़े हैं, तो ये भी कह सकते हैं, यानी कि लक्ष्मण राम से छोटे हैं। तो जैसे यहां पर देखिए कह रहा है कि अनिल सुनील से पहले है, तो ये भी कह सकते हैं सुनील जो है अनिल के बाद है। सुनील जो है अनिल के बाद है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसमें पूछा है कुल मिला के कि प्रतियोगिता किसने जीती, तो देख लीजिए प्रतियोगिता यहां पर किसने जीती, हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है, यानी चिन्ह के आधार पर देखा जाए तो कौन सा समीकरण सही होगा। तो हम चिन्ह बदल बदल के देखेंगे। तो गुणे को भाग कहा जाता है, तो इसको हम लोग अगर भागा समझ लें और माइनस को प्लस, तो यह इसको प्लस कर लें
तो 3 दहिया में 30 यानी कि 10 यहां पर आएगा, प्लस 10 3 13, यानी कि पहला ही समीकरण हमारा सही है भाग्य भरोसे। ना तो कभी कभी अगर सही नहीं होता बी चेक करना पड़ता है, सी कम से कम 3 विकल्प चेक करना पड़ता है। यहां पर हमारा आंसर हो जाता है 5 छात्र एक कतार में है। फिर से हम लोग लाइन बना लेते हैं, आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे रहेगा। सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है, तो अगल बगल वाला ऐसा नहीं बनाएंगे हम लोग, यहां बना लेते हैं। सुमन जो है प्रणव के बगल में है, तो अब पता नहीं प्रणव इस बगल है या इस बगल है, तो ऐसा रहे तो ऐसा चिन्ह बना लीजिए। इसका मतलब जरूरत पड़ने पर सुमन इधर प्रणव इधर भी आ सकता है, क्योंकि अगल बगल का मतलब कुछ पता नहीं कि दाएं कि बाएं। देखिए क्या, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह का मतलब मैंने बताया, लेकिन का मतलब ये पहला ही वाला नाम, यानी वह सुमन का मतलब, लेकिन का मतलब यही सुमन, यानी सुमन वह का मतलब सुमन दीना के बगल में नहीं खड़ी है, लेकिन सुमन जो है वो दीना के बगल में नहीं है, यानी कि यहां पर दीना कभी भी नहीं आ सकता है। यह भी हो गया लाइन। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर है। देखिए यहां पर जो है, जो का मतलब होता है दूसरा नाम, तो ये पहला नाम है और ये दूसरा नाम है, यानी कि जो का मतलब यहां पर राजू होगा, याद रखिएगा, न कि कुमार। तो राजू सबसे बाईं ओर है, यानी कि सबसे बाईं ओर कौन है, तो यहां पर राजू है सबसे बाईं ओर। यही स्पष्ट लाइन, इसी को सबसे पहले लिख लेना चाहिए था, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। कुमार राजू के बगल में, यानी कि कुमार इसके बगल में है, यानी कि इन दोनों के बीच में अब कोई नहीं आ सकता, क्योंकि लिखा है कुमार राजू के बगल में है, जो का मतलब राजू सबसे बाईं ओर खड़ा है। और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, दीना कुमार के बगल में नहीं है, तो दीना अगर यहां नहीं रहेगा, 5 ही लोग हैं, कितने लोग हैं, 5 ही लोग हैं, तो दीना यहां नहीं रहेगा तो इधर रहेगा, तो इधर रहेगा तो कुमार के बगल में हो जाएगा। यानी कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और किसके बगल में, देखिए दीना यहाँ कहां नहीं रहेगा, एक तो दीना कुमार के बगल में नहीं होना चाहिए, और वही कह रहा कि वही दीना, लेकिन वह यानी कि सुमन दीना के बगल में नहीं, और नहीं सुमन के बगल में हो सकता है दीना, यानी कि दोनों दीना को और सुमन को दोनों को एलर्जी है कुमार से। तो हम लोग क्या करेंगे, सुमन को हम लोग इधर कर देते हैं, सुमन और प्रणव को अब इधर कर देते हैं। तो अब देखिए, अब यहां पर दीना आराम से हो सकता है, क्योंकि अब दीना जो है सुमन के भी बगल में नहीं है और कुमार के भी बगल में नहीं है। तो अब पूछ क्या रहा है, तो बीच में कौन है, तो बीच में खुद सुमन है। हमारा आंसर हो जाता है ए। अब इसमें आसानी से बताना है, विद्यालय अध्यापक छात्र के लिए कौन सा वेन आरेख सही है। तो विद्यालय तो एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के भीतर ही अध्यापक अलग होते हैं, छात्र अलग होते हैं। भले ही अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक दूसरे के भीतर चले जाएंगे, अध्यापक अलग छात्र अलग, विद्यालय के लेकिन भीतर ही, यानी एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। आंसर हो गया डी। अब समरूपता का प्रश्न है। समरूपता का यह प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि इन्हीं दोनों के जैसा संबंध और किसमें है। तो ज्यादातर अंतर के आधार पे होता है, विपरीत अक्षर के आधार पे होता है, घटते बढ़ते क्रम के आधार पे होता है। तो इसमें ज्यादातर आप पहले से पहले का अंतर निकाला करिए। सी है तो जहां से चलते छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेकर, सी है तो डी ई एफ जी एच, यानी कि +5। अब डी से आई की दूरी, तो डी है तो डी को छोड़ के ई एफ जी एच आई, यानी कि यहां भी +5 है। तो ऐसा संबंध और किसमें है ये ढूंढा जाए, यानी +5 का। तो ए से एक्स के बीच में ऐसे ही दिख रहा है, ए शुरू में आता है एक्स लास्ट में आता है, 5 से तो ज्यादा ही होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। पी है और यू है, तो पी है तो क्यू आर एस टी यू, 5 हो गया, सही है। अब यू से भी देख लेते हैं, क्यू से भी, क्यू है तो आर एस टी यू भी, तो यहां भी 5 है। तो और भी विकल्प चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि और भी किसी विकल्प में 5 हो, तो अब हमें किसी और आधार पर आंसर खोजना पड़ता है। तो यानी कि जल्दी से बी टिक करके आगे बढ़िए। अगर किसी और में भी 5-5 का अंतर निकलता है, तो किसी अन्य आधार पर भी हमें आंसर ढूंढना पड़ सकता है। तो आई है, ये एम है, तो आई है तो जे के एल एम, 4 ही है, ये नहीं होगा। के है तो एल एम एन, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर बी ही है।
एक तरीके पे ये भी कह सकते थे हम लोग, C है तो D प्लस 1। अब D और H में कितना अंतर है, तो D है तो E F G H I 5 का अंतर, यानी कि प्लस 1 प्लस 5, और H है तो I प्लस 1, यानी 1 5 1 वाला अंतर किसमें, तो फिर से हमारा आंसर वही आ जाएगा, विकल्प बी। आप चेक कर लीजिएगा। उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। कौन सी संख्या है जो एकदम अलग है, तो जिसको वर्ग याद होगा वो आराम से पकड़ लेगा। 196 भी पूर्ण वर्ग है, 121 भी पूर्ण वर्ग है, 256 भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहां पर 252 कोई वर्ग नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। इसमें कौन सा असंगत है, कौन सा अलग है, नीचे आगे ऊपर बड़ा, तो नीचे का मतलब नीचे, आगे का मतलब किसी भी तरफ से आगे, पीछे का मतलब, और नीचे का मतलब नीचे हो गया, आगे का मतलब आगे हो गया, और ऊपर का मतलब ऊपर हो गया। लेकिन बड़ा का मतलब यानी कि नीचे ऊपर आगे ये सब है जो एक स्थान को दर्शा रहा है, जबकि ये किसी आकार को दर्शा रहा है, यानी कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा डी। उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यानी फिर से हमें अलग ही छांटना है। इसमें कौन सा अलग है आपको ये बताना है। वीडियो को रोक के चाहे तो आप उत्तर देने का प्रयास करिए। तो फिर से हम अंतर निकालेंगे, या किसी भी तरीके से अंतर के आधार पर संख्या 23 से बढ़ रही, गुणा हो सकता है, भाग गुणा हो सकता है, वर्ग हो सकता है। श्रृंखला को हम लोग देखें कि 2 से सीधे 9, 9 से 28, 28 से 64, तो श्रृंखला तेजी से बढ़े तो गुणा या वर्ग या घन हो सकता है। तो परीक्षा हाल में भी हमें प्रश्नों को कई तरीके से चेक करके देखना होता है, वर्ग है नहीं है, गुणा भाग, गुणा घटाना, जोड़ घटाना, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो उसी प्रक्रिया से ही हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि देखा और तुरंत एक ही बार में सटीक आंसर तक पहुंच जाए। कभी कभी सटीक तुरंत पहुंच जाएंगे, कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए आपको प्रक्रिया करने में, समझने में प्रश्न की प्रकृति को, यानी पहले जोड़ के देखेंगे, फिर गुणा करके, फिर वर्ग घन के आधार पे। तो इस प्रक्रिया में कितनी जल्दी तक आंसर तक पहुंचते हैं, ये तभी संभव होगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आंसर तक पहुंचेंगे। थोड़ा कम प्रैक्टिस होगा या प्रश्न पकड़ में नहीं आया तो थोड़ा सा देर आपको हो सकता है। तो यहां पर किया है ये 1 का घन 1 इकाई में 1 इकाई में 1 और प्लस 1। यहां पर क्या किया है, तो 2 का घन, 2 दूना के 4, दूना के 8 और 1 प्लस 1। और यहां पे 3 का घन, 3 लिख 9, 3 27 प्लस 1। लेकिन यहां पर अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 का नंबर, 4 का घन, 4 चौक 16, चौकी 64 और प्लस 1 65 यहां पर लिखना चाहिए, तो नहीं लिखा है। जबकि यहां पे सही किया, 50 25 5 125 और प्लस 1 सही किया, यानी बाकी सब सही है, 6 का 7 का 8 का, लेकिन यही 65 लिखना चाहिए, 64 लिखा है, इसलिए यही गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब ये दर्पण प्रतिबिंब है, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। तो याद रखिए लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में आकृति अपने स्थान पर भी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और पूरी की पूरी दाएं से बाएं। ये नहीं कि ए है तो बस अपने स्थान पर ऐसे हो जाएगा, सी अपने स्थान पे और ई अपने स्थान पे दाएं बाएं हो जाएगा। तो दाएं से बाएं तो हुआ, लेकिन पूरा का पूरा भी, यानी कि ई एकदम दाएं साइड में है तो ई एकदम बाएं साइड में आ जाएगा, सी बीच में है तो बी ही में रहेगा, बीच ही में रहेगा, और ए तो परिवर्तन पता नहीं चलता है। तो ऐसा किस विकल्प में है, ई सी ए, तो विकल्प ए में हमारा आंसर हो जाता है ए। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रीजनिंग के ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।